नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए होम साइंस फर्स्ट ईयर का। जी हाँ, एमए होम साइंस फर्स्ट ईयर का आप सबका पेपर फर्स्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। जी, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में आज आप देखने वाले हैं कि आहार नियोजन के सिद्धांत के बारे में आप जानेंगे। तो आहार एवं पोषण विज्ञान पढ़ रहे हैं आप होम साइंस में, तो सबसे पहले आप किस तरह से आहार का नियोजन करेंगे, किस आधार पर करेंगे, क्या सिद्धांत होगा, इसके बारे में आज इस वीडियो में जानते हैं। ठीक, तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, जिससे अच्छे से लाइव क्लास भी चल सके। ठीक, आप बहुत कम संख्या में क्लास से जुड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लाइव क्लास नहीं चलाई जाती है। आप अगर रोज़ाना लाइव क्लास अटेंड चाहते हैं तो आप सब समय से उपस्थित रहा करें। ओके, तो आज हम आहार नियोजन के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो आहार नियोजन के बारे में जानने से पहले अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। ओके, तो आहार नियोजन के सिद्धांतों का विषय में विस्तार से व्याख्या कीजिए। जो आहार नियोजन का सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आहार का नियोजन करेंगे किस आधार पर करेंगे, किस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, किस अवस्था में कर रहे हैं, और इसका मेन ज्ञान होना चाहिए। तो उसी के बारे में वही आपका सिद्धांत होता है, किस आयु वर्ग के लिए किस तरह के भोजन का नियोजन करेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करना बहुत ही इजी है। आप अपने नॉर्मल भाषा में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप एमए फर्स्ट ईयर है आपका, तो आप सब खाना भी बना लेते होंगे, आहार का नियोजन भी कर लेते होंगे, बहुत अच्छे से कर रहते होंगे। तो आगे बढ़ते हैं उसी के आधार पर इसे भी। तो क्या है आपका, आहार की गणना करने से पूर्व जिन जानकारियों की आवश्यकता होती है वे निम्नानुसार होती हैं। जैसे कि व्यक्ति की उम्र और फर्स्ट है व्यक्ति की उम्र के आधार पर आप आहार का नियोजन करेंगे। सेकंड है व्यक्ति की क्रियाशीलता, हल्का शारीरिक श्रम, माध्यम शारीरिक श्रम अथवा अधिक शारीरिक श्रम। जैसे कि कोई परिश्रमी व्यक्ति है, मजदूर है, तो वो अधिक शारीरिक श्रम करता है, तो उसी के अनुसार आपकी क्रियाशीलता के अनुसार ही उसके भोजन का आयोजन किया जाता है। ठीक, नियोजन किया जाता है आहार का। व्यक्ति का लिंग और व्यक्ति का वजन और व्यक्ति की ऊंचाई, यही आपका 5 मेन टॉपिक है। इसी के अंतर्गत आपको विस्तार से लिखना पड़ेगा। ठीक, तो देख लेते हैं, आगे भी समझा देते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि मैम समझ में नहीं आया। और तो आंसर बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही अपने दैनिक जीवन में जैसे ही आप कार्य कर रहे होते हैं उसी के आधार पर इसे भी समझना। ठीक, जैसे कि उम्र है, फर्स्ट है आपका उम्र। उम्र में क्या होता है, आहार की गणना करते समय उम्र का जानना आवश्यक होता है कि वह किस एज का व्यक्ति है। अलग अलग उम्र के व्यक्तियों को पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग होती है। जैसे छोटा बेबी है, उसे कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और ठीक शिशु अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में तथा वृद्धावस्था में पोषणीय आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं। जब तक शरीर में वृद्धि व विकास की गति तीव्र होती है, आवश्यकताएं बदल जाती हैं। और वहीं पर देखा जाए तो 35 वर्ष की उम्र के बाद जो ऊर्जा होती है, एनर्जी की आवश्यकता विशेष रूप से कम होने लगती है। जितनी एनर्जी की आवश्यकता इस समय रहती है बच्चों को, उतना 35 वर्ष के बाद एनर्जी की आवश्यकता कम हो जाती है। ठीक, अतः कैलोरी की आवश्यकता 35 से 45 वर्ष के बीच सामान्य से 5% कम हो जाती है। याद रखना, सामान्य व्यक्तियों से कितना कम होती है, 5% कम होती है। और 45 से 55 में 8%, और वहीं 65 से 75 में 8%, वहाँ भी 75 के जो बीच उनमें भी 8%, और 75 वर्ष के ऊपर की आयु के उम्र के लिए 10% कम ऊर्जा होती है। अगर आप एनर्जी फैट का अधिक प्रयोग करेंगे ये बुजुर्ग लोग, तो क्या होगा, इनमें एसिडिटी और गैस, बदहजमी, कब्ज, ये सभी शिकायत बनी रहती है। ठीक, तो इसी हिसाब से आप जान गए होंगे आहार का नियोजन कैसे किया जाता है। वैसे 1200 से कम कैलोरी वृद्ध व्यक्तियों को नहीं दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट आता है क्रियाशीलता।
शरीर को बनाए रखने व शरीर की आंतरिक क्रियाशीलता के लिए एक निश्चित मात्रा में कैलोरी की